तो इस मूवी की शुरुआत होती है काया नाम की एक लड़की से जो अपने छोटे भाई और डैड के साथ रहती है। अब कुछ टाइम पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और इसी वजह से पूरा परिवार अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया और घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। हर तरफ बस खामोशी और उदासी छाई रहती थी और यहाँ काया के डैड अभी भी अपनी वाइफ को भूल नहीं पाया है और उसका छोटा भाई अभी भी उसके माँ को बहुत ही मिस करता है। और ऐसे में काया ही पूरे घर को संभालने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने भाई का ख्याल रखती है, घर का काम करती है और अपने डैड को भी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती है और इसी वजह से उसने बाहर जाना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना लगभग छोड़ ही दिया है। लेकिन आज उसकी दोस्त क्लारा उसे बाहर चलने के लिए बुलाती है। अब शुरुआत में काया मना करने वाली होती है क्योंकि उसे घर की टेंशन रहती है। ऊपर से उसके डैड भी आज काफी उदास नजर आ रहे थे। दरअसल जिस बोट पर उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था आज उसके डैड वही बोट को रिपेयर कर रहे थे और हर बार जब वो उस बोट को देखते हैं उन्हें वो दर्दनाक हादसा याद आ जाता है। अब काया अपने डैड को देखकर इमोशनल हो जाती है लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए फैसला करती है एंड इसके बाद वो अपनी जेट्स की लेकर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद क्लारा के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि क्लारा के अलावा तो और लड़के भी उनके साथ आने वाले हैं। अब ये सुनकर काया ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करती। लेकिन क्लारा उसे समझाते हुए कहती है कि टेंशन मत लो, दोनों बहुत ही अच्छे लड़के हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनके साथ कंफर्टेबल फील करोगी। और थोड़ी देर के बाद ही सब एक दूसरे से मिलते हैं और बातों बातों में ही पता चलता है कि दोनों भाई एडवेंचरस ब्लॉग बनाते हैं और अक्सर नए नए प्लेस एक्सप्लोर करते रहते हैं। और तभी क्लारा का दोस्त आज का प्लान बताता है। वो कहता है कि हम लोग जेट बोट्स की मदद से एक आइलैंड तक जाएंगे और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस लौट आएंगे। लेकिन काया तुरंत ही मना कर देती है। उसका कहना था कि आइलैंड तक जाना और वापस आने में काफी टाइम लग जाएगा और उसे शाम तक घर भी पहुँचना है। और तब क्लारा का दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सनसेट से पहले ही वापस आ जाएंगे और ये आइलैंड इतना भी दूर नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले ही वहाँ गए थे। तो अब क्लारा भी काया को मनाने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं किसी भी चीज में डिले नहीं करूंगी और हम जल्दी वापस लौट आएंगे। और काफी समझाने के बाद आखिरकार काया मान जाती है और चारों लोग आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना एक्सपीरियंस बनने वाला है। और आइलैंड पर पहुंचने के बाद चारों लोग जमकर मस्ती करते हैं। समंदर का खूबसूरत नजारा, ठंडी हवा और आजादी का एहसास। और काफी टाइम के बाद काया भी थोड़ा खुश नजर आ रही थी। शायद इतने दिनों बाद उसने अपने दुख को कुछ देर के लिए भुला दिया था। और इसी दौरान क्लारा और उसके दोस्त पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं जबकि काया क्लारा के दूसरे दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। काया को भी उसके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि अपनी मॉम की डेथ के बाद उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी फीलिंग्स को समझ सके। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों भी पानी में चले जाते हैं और जेट बोट पर एंजॉय करने लगते हैं। अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था लेकिन अक्सर सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। अब थोड़ी देर के बाद सब लोग घर वापस आने का फैसला करते हैं लेकिन क्लारा का दूसरा दोस्त काया को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जेट बोट की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और यहीं पर उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। अब यहाँ काया और वो लड़का अपनी मस्ती में इतने बिजी थे कि उन्होंने आगे ध्यान ही नहीं दिया और दूसरी तरफ क्लारा और उसका दोस्त भी अपनी जेट बोट पर आ रहे थे और फिर एक भयंकर टक्कर हो जाती है। ओवर स्पीड की वजह से क्लारा और उसके दोस्त की जेट बोट पलट जाती है और दोनों सीधा पानी में गिर जाते हैं। लेकिन हादसा यही खत्म नहीं होता और काया के साथ जो लड़का था उसे समझने का मौका ही नहीं मिलता और वो अपनी जेट बोट सीधा क्लारा के दोस्त के ऊपर चढ़ा देता है। अब टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्लारा का दोस्त बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। और अभी सब लोग शॉक में ही थे कि कुछ ही सेकंड बाद उनकी अपनी जेट बोट भी बैलेंस खो देती है और काया और वो लड़का भी पानी में जा गिरती है। अब चारों लोग खुले समंदर के बीच फंसे हुए थे। अब क्लारा बुरी तरह से घबरा चुकी थी। काया उसे शांत करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ क्लारा का दोस्त अपने भाई को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता, न पानी के ऊपर न आसपास। और तब उसे एहसास होता है कि उसका भाई शायद उस टक्कर में मर चुका है। अब ये सोचकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। अगर उसने स्पीड कम रखी होती, अगर उसने आगे देखा होता तो शायद आज उसका भाई जिंदा होता। लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टक्कर के दौरान दोनों जेट बोट्स के फ्यूल पानी में बह चुके थे। मतलब अब उनके पास बचने का कोई भी जरिया नहीं रहा। अब वो सिर्फ पानी में तैर सकते थे या
या फिर किसी मिरेकल का इंतजार कर सकते हैं। अब इसी बीच काया की नजर दूर समंदर की तरफ जाती है और उसे लगता है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। अब पहले तो उसे लगता है कि शायद ये कोई बोट होगी, लेकिन फिर उसका चेहरा डर से भर जाता है क्योंकि वो कोई बोट नहीं बल्कि वो एक शार्क थी, एक बड़ा शार्क जो सीधा उनकी तरह बढ़ रही थी। अब काया समझ जाती है कि खुले समंदर में ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो सबको जेट बोट के पास रहने को कहती है। लेकिन तभी एक चमत्कार हो जाता है, दूर से उन्हें एक बोट नजर आती है। अब बोट का कैप्टन रे नाम का एक आदमी था और वो उन लोगों को भी देख लेता है और तुरंत अपनी बोट उनकी तरफ मोड़ देता है और कुछ ही देर में वो उनके पास पहुंच जाते हैं। सब लोग मदद के लिए चीखने लगते हैं और रे एक एक करके तीनों को बोट पर चढ़ा लेता है। अब सबको लगता है कि उनकी जान बच गई है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। अब बोट पर आने के बाद तीनों लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो सेफ है और कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच जाएंगे। अब रे भी शुरुआत में एक नॉर्मल मददगार इंसान की तरह ही बिहेव कर रहा था और सबसे ज्यादा जख्मी क्लारा का दोस्त था, इसीलिए रे उसे संभाल कर बिठाता है और उसके शरीर से काफी खून बह चुका होता है और उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। और इसी बीच क्लारा बाथरूम जाने के लिए बोट के अंदर चली जाती है। अब रे भी उसी तरफ था। अब कुछ मिनट बीत जाता है लेकिन क्लारा वापस नहीं आती। अब ये देखकर काया को थोड़ी चिंता होने लगती है। वो क्लारा को ढूंढते हुए बोट के अंदर जाती है और अंदर पहुंचकर उसकी मुलाकात रे से होती है जो किसी काम में बिजी नजर आ रहा था। अब काया देखती है कि रे एक कॉटन पर कोई केमिकल लगा रहा था। उसे लगता है कि शायद वो जख्मी लड़के का ट्रीटमेंट के लिए कुछ तैयार कर रहा होगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। रे अचानक वो केमिकल वाला कॉटन काया के मुंह पर रख देता है। अब काया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और यही रे का असली चेहरा सामने आता है। अब काया के बेहोश होते ही रे उसे बोट के पिछले हिस्से में बने एक बड़े कंटेनर के अंदर फेंक देता है और उसे बाहर से लॉक कर देता है। और कुछ देर बाद क्लारा के साथ वही होता है। लगभग 2 घंटे बाद जब काया को होश आता है तो वो खुद को एक बड़े अंधेरी और बंद जगह में पाती है और उसके बाद वो बुरी तरह से घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद क्लारा को भी होश आ जाता है। अब दोनों समझ जाती है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। जब वो आसपास देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। वहाँ एक लड़की के टुकड़े पर हेल्प लिखा हुआ था, मतलब उनसे पहले भी कोई यहाँ कैद रह चुका था और उसने मदद मांगने की कोशिश की थी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन मैट्रेस पर खून के दाग लगे हुए थे और जगह जगह लंबे बाल पड़े हुए थे। अब ये सब देखकर साफ पता चल रहा था कि उनसे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ बंद किया जा चुका है। अब दोनों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर रे ने उन्हें यहाँ कैद क्यों किया है। अब अगली सुबह रे कंटेनर का दरवाजा खोलता है और उसके हाथ में कुछ सड़ी हुई मछलियाँ होती है जो वो उनके सामने फेंक देता है। तो काया रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा छोटा भाई घर पर अकेला है और उसे मेरी जरूरत है। लेकिन रे के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें मार कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। अब ये कहकर वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है। अब धीरे धीरे हमें पता चलता है कि रे एक बिल्कुल पागल और खतरनाक इंसान है, क्योंकि वो दिन भर अजीब हरकतें करते रहता है। कभी जिंदा मछली खा लेता है, कभी सिगरेट पीता है, कभी गाना सुनता है और बीच बीच में किसी से वॉकी टॉकी पर बात करते रहता है। अब ये सब देखकर लगता है कि वो अकेला काम नहीं कर रहा, कोई और भी है जो इस सब में उसका साथी है। और दूसरी तरफ क्लारा का जख्मी दोस्त अभी भी बोट पर पड़ा हुआ था। उसका कोई भी इलाज नहीं किया गया था, न उसे खाना दिया गया था, न पानी और ना किसी तरह की मदद। अब दिन गुजरते जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर 4 दिन। चौथे दिन में अचानक बाहर से किसी शिप की आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज सुनकर काया और क्लारा की आंखों में उम्मीद जाग जाती है। उन्हें लगता है कि शायद कोस्ट गार्ड आ गया होगा या कोई उनकी तलाश करते हुए यहाँ पहुँच गया है। लेकिन जब सच सामने आता है तो दोनों का दिल डूब जाता है, क्योंकि आने वाला इंसान कोई रेस्क्यूअर नहीं था, वो एक डॉक्टर था। और उसके आने के साथ ही उन दोनों की जिंदगी का सबसे डरावना सच सामने आने वाला था। और जब डॉक्टर बोट पर आते हैं तब उसकी शिप काफी दूर खड़ी होती है और वो एक छोटी सी कश्ती के जरिए यहाँ पहुँचता है। अब आते ही सबसे पहले वो क्लारा के जख्मी दोस्त को चेक करता है जो पिछले 4 दिन से बिना इलाज के पड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर हैरानी से पूछता है कि एक कब से इस हालत में पड़ा है। अब रे बिल्कुल नॉर्मल आवाज में जवाब देता है कि लगभग 4 दिन हो गया है। अब ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे काम में आ सकता है। और उसकी बात सुनकर ही समझ आ जाता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब इसके बाद डॉक्टर नीचे कंटेनर में जाता है जहाँ काया और क्लारा कैद थी और दोनों डरी हुई एक कोने में बैठी होती है। अब डॉक्टर उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से जख्मी कौन है। तो क्लारा आगे आती है और डॉक्टर उसके
उसके चेकअप करता है और फिर रे के साथ ऊपर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे बोट में एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है और ये चीख क्लारा के दोस्त की थी और सच जानकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि डॉक्टर असल में उसका ऑर्गन्स निकाल रहा था और वो भी उसे जिंदा रखकर, और उस बेचारे की आंखें, किडनी, लिवर और शरीर के कई ऑर्गन्स निकाले जा रहा था ताकि बाद में उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके। यानी रे और डॉक्टर मिलकर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का गंदा बिजनेस चला रहा था। उनका मोटिव था समंदर में फंसे लोगों को बचाना, फिर उन्हें कैद करना और उनके ऑर्गन्स को बेच देना, और यही उनका असली धंधा था। और कुछ देर बाद उस लड़के की चीखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है एंड नीचे बैठी काया और क्लारा सब समझ चुकी होती है। अब उन्हें पता चल गया है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो उनका भी वही हाल होने वाला है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर और रे की बातचीत से एक और खौफनाक सच सामने आता है। फिर डॉक्टर कहता है कि जख्मी वाली लड़की ज्यादा काम की नहीं है, उसे यही खत्म कर देना होगा, लेकिन जो हेल्दी है उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पास एक अमीर क्लाइंट है जिसके बेटे को फ्रेश किडनी चाहिए। अब ये सुनकर काया समझ जाती है कि अब उनके पास वक्त बहुत ही कम है। कुछ देर बाद रे और डॉक्टर नीचे आते हैं और क्लारा को जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। अब काया उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसके सर पर जोर से वार कर देता है और वो वही बेहोश हो जाती है। अब कई घंटों बाद जब काया को होश आता है तो उसे क्लारा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। मतलब क्लारा अभी भी जिंदा थी और यही उनका बचने का आखिरी मौका था। तभी काया की नजर कंटेनर में लगा फैन पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि अगर इसे तोड़ दिया जाए तो शायद बाहर निकला जा सकता है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फैन को धक्का देने लगता है और काफी मेहनत के बाद फैन टूट जाता है और एक रास्ता बन जाती है। अब काया उस रास्ता से बाहर निकल आती है। अब काया धीरे धीरे छुपते हुए वो ऊपर पहुंचती है। वहाँ डॉक्टर क्लारा पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान काया नीचे इंजन रूम में जाती है और उसे एक फिशिंग स्पीयर गन मिल जाती है और लेके जाते ही वो वापस आती है और सीधा डॉक्टर पर निशाना लगा देता है। और डॉक्टर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई कैद लड़की यहाँ तक पहुँच पाएगी। वो काया को बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन काया उसकी एक नहीं सुनती और वो सीधा ट्रिगर दबा देती है एंड स्पेयर जाकर डॉक्टर को लगता है। अब डॉक्टर जख्मी तो हो जाता है लेकिन अभी भी जिंदा था। वो गुस्से में काया पर हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान काया चुपके से क्लारा की रस्सी खोल चुकी थी। अब जैसे ही मौका मिलता है क्लारा खुद को आजाद कर लेती है और पास पड़े एक चाकू उठाकर डॉक्टर के गर्दन पर वार कर देती है। एक बार, दो बार, तीन बार और फिर डॉक्टर वही ढेर हो जाता है। अब डॉक्टर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब दोनों लड़कियां भागने की कोशिश करता है और उन्हें पता था कि डॉक्टर एक शिप से आया था, इसीलिए वो सीधा पानी में कूदकर उस शिप की तरह तैरने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रे ऊपर आता है। जब वो डॉक्टर की लाश देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो सर्च लाइट ऑन करता है और दूर पानी में तैरती हुई काया और क्लारा को देख लेता है। अब वो उनके पीछे जाने के लिए अपनी बोट स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं होता क्योंकि पहले ही काया इंजन रूम की वायर्स काट चुकी थी। अब रे के पास एक ही रास्ता था कि वो खुद तैर कर डॉक्टर की शिप तक पहुंचे। अब इधर क्लारा बहुत ही ज्यादा जख्मी थी और उससे तैरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये देखकर काया अकेली शिप तक पहुंच जाती है ताकि मदद बुला सके। शिप पर उसे एक रेडियो मिलता है जिसकी मदद से वो कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट कर लेती है। भाई उस साइड से कोस्ट गार्ड उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट करने को कहती है। काफी ढूंढने के बाद काया को वो डिवाइस मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करने जाती है रे अचानक सामने आ जाता है और सीधा उसके पेट में चाकू घुसा देता है। अब काया दर्द से जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं माना। रे को गले लगाना चाहती हो और जैसे ही रे उसके करीब आता है काया उसके मुंह पर फ्लेयर गन चला देती है और अगले ही पल रे दर्द से तड़पने लगता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब काया पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। वो घिसते हुए डेक तक आती है और ट्रैकिंग डिवाइस को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन डिवाइस पानी में गिरने की बजाय किनारे पर ही अटक जाती है और इसी दौरान काया भी बेहोश हो जाती है। लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ थी। रात भर तेज लहरों की वजह से शिप हिलती रहती है और आखिरकार वो ट्रैकिंग डिवाइस फिसल कर पानी में गिर जाती है और जैसे ही वो एक्टिवेट होती है कोस्ट गार्ड को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और अगली सुबह कोस्ट गार्ड भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो काया को बचा लेते हैं और उन्हें रे की लाश भी मिल जाती है और जब वो वापस जा रहे होते हैं तब उन्हें समंदर में तैरती हुई क्लारा भी नजर आ जाती है और सबसे बड़ी बात वो अभी भी जिंदा थी। तभी कोस्ट गार्ड उसे भी रेस्क्यू कर लेते हैं और तभी दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने मौत को इतना करीब से देखा जितना शायद किसी और ने नहीं देखा होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।